बहुत ही बढ़िया होने वाले सेशन में आप सबका स्वागत है। रेखता की तरफ से मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूं। हमारा इस सेशन का टाइटल है भाभी जी उर्दू बोलिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आसिफ हमारे साथ इस सेशन में है। आसिफ को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जाने माने चेहरे हैं। हमने न जाने कितनी फिल्मों में इनको देखा है, न जाने कितने टीवी सीरियल्स में इनको देखा है, और अब ये हम सबके दिलों पे राज कर रहे हैं विभूति नारायण मिश्रा के किरदार में। तो इस किरदार के लिए तालियां एक बारी। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसे किरदारों को फेम दिलाने में या उनको ऑडियंस तक पहुंचाने में एक राइटर की जो भूमिका होती है वो बहुत जरूरी होती है। वो सीरियल के राइटर यहां बैठे हैं, मनोज संतोषी साहब। 4 साल से ये जोड़ी आपको एंटरटेन कर रही है और एक ह्यूमर का अपना परचम इन्होंने कायम करके रखा है। और मुझे अभी एक ट्रिविया मिला था, आसिफ जी ने बताया था कि पहले 1000 एपिसोड जो कि भाभी जी घर पे हैं के हैं, वो इन्होंने मोबाइल पे लिख डाले। सो फर्स्ट 1000 एपिसोड्स ही जस्ट रोट ऑन हिज मोबाइल। और इतने तकिया कलाम इन्होंने फेमस करे हैं। हमें कुछ ऐसे कैच फ्रेजेस दे रखे हैं जो हम अपने घरों में बोलते हैं, एंड थिएटर से भी ताल्लुक है इनका। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों हमारे साथ इस मंच पे हैं। आसिफ, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप एक बार अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को हाय बोल दें और बताएं आपको यहां आके कैसा लग रहा है। हेलो एवरीबॉडी। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं इस वक्त कितना नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहा हूँ। मैं दिल्ली का हूँ और मेरी एजुकेशन दिल्ली से है, और मैं यहाँ से 88-89 में दिल्ली छोड़ के चला गया था मुंबई। वहाँ मैंने स्ट्रगल किया, जो कुछ भी थोड़ा मैं कर पाया। सो दिल्ली हमेशा मेरे लिए बड़ी अजीज़ रही है, दिल्ली के लोग। और टेल यू द ट्रूथ, जो आके मुझे दिल्ली में मज़ा आता है, जो वार्मथ, जो गर्माहट जो यहाँ मुझे मिलती है, किसी शहर में नहीं मिलती। क्या बात है। द मोस्ट वार्मेस्ट पीपल एंड मोस्ट हम्बल पीपल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आके, और दूसरी बात है कि इतना बड़ा कॉज है जश्न रेख्ता, इतना खूबसूरत कॉज है, और उसके लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मुशक्क़त कर रहे हैं कि एक हमारी जो ज़बान, जो आज हमारी डाइंग लैंग्वेज, जो ज़बान मर रही है, उसके लिए एक बड़ी एक पुरकश बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़बान कम से कम सर्वाइव कर जाए। तो ये बड़ा कमाल का कॉज है। और मैं पर्सनली इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मनोज संतोषी को। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और आपको शायद याद होगा कि हमने पहले एक शो किया था, यस बॉस। पुराने लोगों को याद होगा, सन 1842 की बात है ये। तो वो भी इन्होंने लिखा था, और तब से अब तक इन्होंने जो भी कुछ लिखा है उसमें इन्होंने हमेशा मुझे प्रोटैगनिस्ट दिया है। मतलब ही सेज कि आई ओनली इमेजिन व्हेन आई राइट अ कैरेक्टर, आई इमेजिन यू। ये मेरी खुशकिस्मती है। और दूसरी बात यह है कि आज एक हमने 1000 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मनोज संतोषी को जाता है, क्योंकि इनकी कोशिश का नतीजा है, ये क्रिएशन इनका है। आज मैं बैठा हूं आपके सामने, विभूति नारायण मिश्रा, ये इनका क्रिएशन है। और मैं चाहूंगा कि ये 2 अल्फाज कहें, आपसे कुछ बात करें। मैं पहले तो आप सब लोग को आदाब कहना चाहता हूं, और मेरी बड़ी खुशनसीबी भी है कि मेरे जैसा जाहिल आदमी इस मंच पे बैठा हुआ है। एक्चुअली कहते हैं ना कि वो गेहूं के साथ जो है वो गेहूं के साथ जौ को भी पानी लग जाता है। घुन भी पिस जाता है। नहीं, वो मतलब गेहूं के साथ घास को भी पानी लग जाता है। तो मैं भी इस बहाने आ गया कि सर आ रहे थे, और बाकी मैंने तो सर से बहुत कुछ सीखा है। और जो भी ह्यूमर आप लोगों के सामने मैं लिखता हूँ या जो भी है, तो वो बिना एक बेहतरीन एक्टर के वो पॉसिबल नहीं है, और वो सर पूरा करते हैं उस चीज़ को। तो मैं इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके लिए चाहूँगा कि आप लोग ज़ोरदार तालियां प्लीज़ बजाएं आप। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग, जो इतने लोग आए हैं इतने प्यार से मुझसे मिलने के लिए, मैं चाहता हूं कि जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कई बार ऐसा होता है कि बिहाइंड द सीन हमको नहीं अंदाजा होता कि पीछे क्या चल रहा है। आपको सामने सब ग्लैमर दिखाई देता है कि और सब एवरीथिंग इज़ फाइन, उसके पीछे क्या एफर्ट्स होते हैं, उसके पीछे क्या कोशिश होती है, उसका अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस। बोलिए, चिल्ला के बोलिए, सुन लूंगा।
एपिसोड को बनने में डिपेंड करता है। हमारा कॉमेडी शो है, इसलिए हम लोग कम वक्त लेते हैं बनाने में। हमारा 1.5 दिन लगता है, हमारा समझ लीजिए कि 2 शिफ्ट्स में हम लोग एक एपिसोड बनाते हैं जी। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत ज़ैनब सर जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको अनु बेबी अच्छी लगती है या भाभी जी इन रियल लाइफ? आपको उन दोनों में से किसके साथ काम करने में ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, काम करने की बात कर, यस मैं ऐसी खामखाई खुश हो रहा था। सर आप अपनी दिली तमन्ना शायद दिखाना चाह रहे थे। देखिए, काम करना हम लोग एक इट्स लाइक अ टीम, और हमारी एक तो फैमिली हो गई है। साथ में हम 3 सालों से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख के शरीक हैं। और बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ। जब मैं काम कर रहा होता तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ या उसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव टू डिलीवर विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। मेरी जितनी एबिलिटीज हैं, जितनी मुझ में एफर्ट्स मैं डाल सकता हूँ, मैं डालूँ। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी वी हैव अ ग्रेट टीम। जितने हमारी टीम में इतने भी एक्टर्स हैं, सब बड़े कॉम्पिटेंट एक्टर्स हैं, सब बड़े अच्छे एक्टर्स हैं। और इट्स अ ग्रेट टू वर्क विद अ टीम लाइक दिस। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे एक बार नाम ले लें। माय नेम इज इफ्रा परवेज। इफ्रा परवेज। सर प्लीज। आप कैसे चाहती हैं मैं कैसे बोलूं? बस इफ्रा, प्यार से सर। सर प्लीज। आप चाहती हैं मैं आपसे, आप ये चाहते हैं कि मैं आपका नाम प्यार से पुकारूं? जी जी जी, बहुत है, मेरी लाइफ बन जाएगी। सर प्लीज, सर प्लीज। सर प्लीज। इफ्रा परवेज। थैंक यू। सर मेरा प्रश्न है मनोज जी से। जो भाभी जी घर के कैरेक्टर है वो काफ़ी अलग है, फनी है। ये रियलिस्टिक कैरेक्टर है जो आपको कहीं मिले है या इमेजिनेशन है? देखिए, किरदार तो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं और थोड़ा हम लोग नमक मिर्च लगा देते हैं, लेकिन ये जितने भी किरदार आप लोग देखते हैं, टीका, मलखान, टिल्लू, जो भी किरदार हैं, विभूति नारायण मिश्रा भी आपको हर गली में मिल जाएंगे। और हर दिल में, आज की तारीख में हर दिल में, मतलब सदियों से चला आ रहा है कि हर दिल में विभूति नारायण मिश्रा और मनमोहन तिवारी बसते हैं। अब ये बात अलग है कि वो लोग इनकार कर देते हैं इस चीज़ से। वरना कई लोगों ने, जब ये सीरियल हमारा शुरू हुआ था तो कई लोगों ने इस पर मतलब जो है बहुत सवाल उठाए और बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना हमें करना पड़ा। कहते जी आप कैसे कैसे किसी भाभी पे लाइन मार सकता है, और बहुत ज़्यादा हमें मतलब गालियाँ भी पड़ी। लेकिन बाद में वो लोग जो है हमें जो है उन्होंने एहसास दिलाया इस चीज़ का कि वो लोग खुद भाभीियों को पसंद करते हैं। तो ऐसे किरदार तो हमारे इर्द गिर्द ही मिल जाते हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपको हर मोहल्ले में टीका, मलखान, टिल्लू मिल जाएगा। हर मोहल्ले में आपको विभूति नारायण भी मिल जाएगा, और हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में विभूति नहीं मिल सकता। विभूति रेयर स्पीशीज। We have another question here. दूर पहुंच गए हम। इधर 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 जी। Sir, I'm biggest fan of yours and I love you. मुझसे कहा आपने या इनसे कहा? I love you too, baby. Thank you. Sir, आप वो एक डायलॉग बोलते हो ना, I'm sorry, I'm really very sorry. एक बार वो। चलिए मैं आपको एक अच्छे से बड़ी चीज सिखाता हूं। एक बार ये इसने डिसाइड करता है कि ये अन्नू को सॉरी नहीं बोलेगा। He says I will not say sorry. अब इसका he is not saying sorry and अन्नू wants him to say sorry. अन्नू चाहती है कि वो सॉरी बोले। आप देखिए अन्नू का रिएक्शन और विभूति का रिएक्शन। He goes to अन्नू, जाता है, listen baby, I'm not sorry, right? I'm not sorry. I'm really not sorry, right? Anu looks at him. Anu देखती है उसकी तरफ. What did you say just now? What did you say just now? I said I'm not sorry, right? I'm not sorry. Just come again. What did you say just now? Hey, listen. I said I'm not sorry. Can you say it again? Baby, I said no, I'm not sorry.
Can you say it again? Baby, I'm sorry. I'm really sorry. जो अगला सवाल है वो यहाँ पीछे से आ रहा है। शकील जमाली साहब बात करना चाहते हैं। आसिफ पीछे। आसिफ साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और हर शरीफ आदमी आपका फैन है दरअसल। मैं टीवी पे सिर्फ एक शो देखता हूँ, भाभी जी घर पे हैं। इसके अलावा मुझे टीवी से नफरत है, मुझे कोई शो पसंद नहीं आता। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हप्पू सिंह की प्रेग्नेंट बीवी है और उसके 9 ठैया बच्चे हैं, इनके दर्शन आप हमें कब कराने वाले हैं? देखिए, ये सवाल अगर आप इनसे पूछें, यही नहीं पैदा करके दे रहे हैं बच्चा। वो उसी लाइन से मैं उधर से जा रहा हूँ। अगर राइटर बोलेगा कि बच्चा पैदा हो जाए तो हो जाएगा बच्चा पैदा, ये नहीं चाहते हैं। सर क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें दर्शकों की इस ख्वाहिश का भी एहतराम करना चाहिए? नहीं, वो काफी ओवरलोड हो गई हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ, शुक्रिया, जोरदार तालियां सर साहब, वाह वाह वाह। सौम्या, और मैं भाग के आप लोगों के पास वापस आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट लूंगी मैं। आसिफ, मनोज, आपसे थोड़ी सी बातें मुझे उर्दू के बारे में करनी ही है, क्योंकि सेशन जैसे मैंने आपको बताया था। भाभी जी, अब थोड़ा उर्दू भी बोल लीजिए, हम जश्न रेख्ता के मंच पर हैं। आसिफ, आपका क्या ताल्लुक है उर्दू जुबान से, उर्दू भाषा से? आप लिखते हैं? देखिए, मैं जब दिल्ली से बॉम्बे गया तो उस टाइम मेरे फादर ने मुझे और तो कोई एडवाइस नहीं दी, पर उन्होंने ये बोला कि अपनी जबान संभाल के रखना। नहीं, सीरियसली, ही मेंट इट। और मुझे उनकी बात समझ में आई, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं। और वो एक, कोई गुजराती, कोई पारसी, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, और उस जबान का एक कंकॉक्शन बन गया है। वो जबान की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, आप नहीं बोल सकते कि ये जबान है। और मैंने इस बात का शुरू से बड़ा ख्याल रखा कि मैं अपनी जबान नहीं बिगड़ने दूं। अपना जो मेरी जो जबान है, लोग, जब मैं नया बॉम्बे आया तो मैं बोलता था कैसे हैं आप, मैं क्या बोल रहा है, वो कैसे का मतलब है, वो सीधी तरह बोल। आई सेड यार, आई सेड कैसे हैं आप, अबे किससे बात कर रहा, पागल है क्या तू? सो दैट वाज इनिशियली मुझे ये फेस करना पड़ा, बट लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, जिसका एडवांटेज मुझे हमेशा मिला। मेरा मानना यह है कि अगर आपको अपनी जबान पे कंट्रोल है, जब ये सीन लिखते हैं, सबसे डिफिकल्ट जबान लिखते हैं मेरी है, कि दुनिया भर की शायरी, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स सब ठोक देते हैं मेरे हिस्से में, और मुझे ये इट्स लाइक एन एक्सरसाइज फॉर मी। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि उर्दू ही हमारी जबान है, इट्स आवर लैंग्वेज, कोई गैर मुल्क की जबान नहीं है। और ये इतनी खूबसूरत जबान है, इतनी हसीन जबान है, कि मैं एज एन एक्टर बता रहा हूं आपको कि हर एक्सप्रेशन का एक वर्ड है, हर एक्सप्रेशन का एक वर्ड, आपको एक लफ्ज मिलेगा हर एक्सप्रेशन का। इतनी डिटेलिंग में जबान है। एम आई राइट मनोज जी? और हमने अंग्रेजी कैसे अडैप्ट कर ली अपनी जिंदगी में? हेलो बारी, व्हाट्सअप, हे यो, व्हाई कांट वी से आदाब, कैसे हैं आप, सब खैरियत है? इज इट सो डिफिकल्ट? क्योंकि हम लोग की आदत, बिकॉज मैं खुद बहुत, हम लोग बड़े वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं हमेशा, लेकिन वेस्ट वाले अगर उनको मालूम पड़े कि हमारे पास इतनी खूबसूरत जबान है तो पागल हो जाएं, बिकॉज उनके पास ले दे के एक अंग्रेजी है, हमारे पास तो ऐसी उर्दू। और दूसरी बात है कि उर्दू, ये उर्दू नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें करते हैं, हमारे घरों में भी आज तक, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे एडवांटेज रहा कि बिकॉज हमारे घर में अच्छी जबान बोली गई, बिकॉज मेरे फादर कामिल थे, उर्दू दां थे, पढ़े लिखे थे, मेरी माँ भी जानती थी उर्दू, तो मुझे ये तो विरासत में मिली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की जनरेशन जो है, जो कमिंग अप जनरेशन जो है, मेरा इससे सिर्फ इतनी इल्तिजा, इतनी गुजारिश है कि ये उर्दू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए ना। जैसे आप अंग्रेजी में हेलो हाय बडी बोलते हैं, आप एक अपनी जबान को सुधार सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, इसको आप एक नई लाइफ दे सकते हैं। बिल्कुल। ये जबान इतनी खूबसूरत है, अगर आप उसको बोलने लगेंगे, इसके मीनिंग समझने लगेंगे, तो आपको मजा आएगा। सीरियसली, मेरा सिर्फ इतना ही मानना है। तो आज की नई जनरेशन जो है, टुडेज जनरेशन, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि प्लीज कोशिश करें, दिन का 1 लफ्ज, 2 लफ्ज, 3 लफ्ज पढ़ के समझें उसका मतलब क्या होता है, विच इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, इस बात की दाद देनी बनती है। 1-2 लफ्ज
रोज अगर हम यूज करें शायद मैं भी थोड़ी ज्यादा उर्दू सीख जाऊंगी। मनोज, इसी सब्जेक्ट पर मैं एज ए लेखक भी आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्या आप उर्दू को यूज करते हैं अपने लेखन में, या किस तरह आप एक्सपोज करते हैं लोगों को इतनी खूबसूरत विरासत से? देखिए, वैसे तो काफ़ी उर्दू मेरी तंग है, लेकिन मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं बहुत लेजेंडरी थिएटर के जो हैं मिस्टर हबीब तनवीर साहब, उनके साथ मैंने 14 साल थिएटर किया। तो थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत जो उर्दू का सलीका था मुझे आया, तो उनके प्ले किए मैंने। उसके बाद में फिर उर्दू ज़बान से मुझे बस मोहब्बत है मुझे, और मैं चूँकि अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारा जो है उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा कभी, क्यों? लेकिन मैं अलीगढ़ वाले आपको दाद दे रहे हैं कहीं यहाँ से, है ना? शुक्रिया। लेकिन मैं सही बताऊं तो मेरी उर्दू जो है वो बॉम्बे जाके ठीक हुई है। ये अच्छा। हाउ आयरॉनिकल। लोगों की जो है बॉम्बे जाके उर्दू और हिंदी ख़राब हो जाती है, लेकिन चूंकि मेरा वहाँ पे जो वास्ता रहा, जो ताल्लुक़ रहे, तो वो मेरे ही मिजाज के लोगों के साथ रहे, शायरों से रहे और लेखकों से ताल्लुक़ रहे। तो मैंने उनसे ही थोड़ी बहुत उर्दू सीखी, और फिर मैं अपनी लेखन में जो है उसको कभी कभी इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो अपनी बस। क्या बात है। और इनका ये इल्ज़ाम ठीक है कि आप सबसे डिफिकल्ट डायलॉग्स आसिफ को देते हैं? वो तो कई शायरों के दीवान मेरे पास रखे हुए हैं, उनसे छांट के मैं लिख के दे देता हूँ इनको तो। क्या बात है। अच्छा, आसिफ ने मुझे बताया था कि आप गाते भी हैं, तो आपके थिएटर के दिनों के अगर कुछ कलाम, कुछ गाने आपको याद हों जो जी, आज मैं एक आगरा बाजार प्ले आप लोगों ने देखा ही होगा हबीब तनवीर साहब का, जिसमें नज़ीर अकबराबादी साहब के कुछ कलाम थे, उनका ताना बाना लेकर के हबीब साहब ने एक नाटक लिखा था आगरा बाजार। उसमें मैं फ़कीर का रोल करता हूँ। तो उसमें आगरा बाज़ार में एक बहुत ही आदमी नामा, आपने सुना होगा, शायद सुना होगा आप लोगों ने। तो वो आदमी नामा मैं आप लोगों के सामने चंद पंक्तियाँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं सुनाऊँ। जी खड़े हो। अच्छा। ओह, देखिए, हमारे बड़े सीनियर काका जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ, मैं तो उनका बहुत जूनियर हूँ। वो आगरा बाज़ार में पिछले 40-50 सालों से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके साथ ही ये चीज़ गाता हूँ, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इरशाद। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। क्या बात है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। कथा है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतब ख्वां, पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जोरदार तालियां। बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा, और आदमी ही फिरते हैं रक्सर पे ख्वानचा, कहता है कोई लो कोई कहता है लारला, किस किस तरह से बेचे हैं चीजें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। एक बंद और है इसका, मरने पे आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार,
और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, क्या बात, अच्छे। बहुत सो खूब। गदा है वाह सो वाह है वाह। वो भी आदमी। मनोज, बहुत के खूब। प्रणाम, बहुत खूबसूरत जी। आखिरी कथा है इसका। जी अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी ही साहबे इज्जत भी और हकीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस हो क्या गदा। बात है। क्या बात है, Thank you बहुत जी, खूब। thank you क्या so much। बात है, खूब जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए। मनोज, दिस इज कम लाइक अ रेवलेशन। मैंने नहीं देखा प्ले, पर आप कितना ही खूबसूरत गाते हैं और अब मैं समझ सकती हूँ आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे साहब की। अच्छा, आसिफ भी कुछ लिख के लाए हैं जो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगी नहीं ये लिख के पढ़ें। मैं नहीं लाया हूँ, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, इन्होंने लिख के दिया है मुझे और ये कहा कि बेटा अपनी इज्जत बचा लेना वहां जाके। ये बड़े चालाक हैं, ये अगर कुछ गलत हो जाएगा तो सारा इल्जाम मुझ पे आने वाला नहीं है। नहीं, जो चच्ची के जो गलत हो मेरे हिस्से में, जो अच्छा लगे तो इनके हिस्से। नहीं नहीं सर, आप जमा देंगे चीज। तो मैं जरा फर्रे निकाल लूँ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं एक बड़ा अच्छा शेर मुझे एक किसी ने भेजा था, मैं वो शेर आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ। यार नहीं यार, शेर किसका है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखा है बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, एंड आई मस्ट शेयर इट विद यू, दिस शेर। अब वो मिल जाए इसमें व्हाट्सएप में। कब भेजा था? 3 दिन पहले भेजा था ना। हाँ, बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको। कहा है शेर किसी ने खूब, जवानी हुस्न मैखाना लबो रुखसार बिकते हैं, जवानी हुस्न मैखाना लोबो रुखसार बिकते हैं, हया के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं। शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत, जहां दौलत बिकती है, माफी चाहूंगा, शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत, जहां दौलत चमकती है वहीं किरदार बिकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। वहां हथियार बिकने का अजब दस्तूर निकला है, हमारे गांव में अब तक गुलों के हार बिकते हैं। हमारे रहनुमाओं को हुआ क्या है खुदा जाने, हमारे रहनुमाओं को हुआ क्या है खुदा जाने, कभी इस पार बिकते हैं कभी उस पार बिकते हैं। क्या बात है, आखिरी क्या कथा है। बात है। जरा खुद सोचिए हम पर तबाही क्यों ना आएगी, जरा खुद सोचिए हम पर तबाही क्यों ना आएगी, ये दौर ऐसा है जिसमें कौम के किरदार बिकते हैं। ये तो किसी का लिखा हुआ बहुत मैंने खूब, पढ़ा, बहुत खूब। और अब मैं इनका लिखा हुआ पढ़ता हूं, तो बीच में कहीं गलती हो, क्योंकि बराबर रट्टा नहीं मार पाया, टाइम नहीं था, इन्होंने बस लास्ट टाइम पे दिया मुझे। मैं जब आ रहा था गाड़ी में तब उन्होंने प्रिंट आउट दिया, बोला पहले पढ़ लो, इज्जत बचा लो अपनी। तो मैं इज्जत बचाने आया हूं यहाँ पे। भैया कहाँ से शुरू हो रहा है ये? हाँ, देखिए गलत इंप्रेशन मत डालिएगा मेरा, इतना मैं अनप्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन एनीवे, खैर, ये सब जानते हैं कि भाभी जी अंग्रेजी बहुत तंग है, लेकिन भाभी जी की उर्दू भी कुछ कम तंग नहीं है। कई बार उनसे उर्दू में गुफ्तगू करने की गुस्ताखी कर बैठा हूं। अब मैं तो ठहरा आशिक मिजाज आदमी, और किसी ने क्या खूब कहा है कि जुबान उर्दू जुबान आशिक। भाई, हमें तो भाभी जी के साथ साथ उर्दू से भी मोहब्बत है। हमेशा यही दुआ करते हैं कि भाभी जी को भी उर्दू से इश्क हो जाए और उर्दू को भाभी जी से इश्क हो जाए। भाभी जी उर्दू बोलें, लेकिन अफसोस कि भाभी जी कभी उर्दू नहीं बोलती, बल्कि बेचारी उर्दू भाभी जी के सामने थर थर कांपने लगती है।
क्योंकि भाभी जी बड़ी मासूमियत से हमेशा उर्दू की बखिया उधेड़ देती हैं। मैं जब भी भाभी जी से आदाब कहता हूं तो उनका सीधा जवाब आता है, क्या बोले, का आदाब दें? और मैं जब कभी उनसे कहता हूं भाभी जी कैसे मिजाज हैं आपके, तो कहती हैं हाय दैया, हम आपको काहे मसाज देंगे, हम तो लड्डू के भैया का मसाज देंगे। कई बार बहुत हसीन सी तकलीफ होती है। हसीन तकलीफ इसलिए कि ये तकलीफ भाभी जी ने दी है। खैर, जब भाभी जी साहिर साहब के कुछ नज़में, कुछ गाने, कुछ गीत गुनगुनाती हैं तो लगता है जैसे दिल जार जार रो रहा है। कहती हैं, कभू कभू हमरा दिल में ख्याल आवेला कि जैसे तुझको बनाया गयल हमरा लिए, हमरा खातिर। आप सोचिए कि मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, साहिर साहब के दिल पे क्या गुजरती होगी, उर्दू पे क्या गुजरती होगी। और एक तो बेचारे उर्दू वैसे ही खस्ता हाल है, वो तो बस बंद अलमारी के शीशों से किताब की सूरत में झांकती नजर आती है। दीवाने गालिब अब खामोश सा हो गया है, उदास उदास रहता है, क्योंकि ना तो अब उसे मेहंदी हसन की पुरकशिश आवाज मैसर है और ना ही जगजीत सिंह की पुरसोज आवाज उसका दर्द बयां कर सकती है। दाग की शायरी में धूल के दाग से जम गए हैं। मीर के शेर अब कुछ यूं कहते नजर आते हैं, आग थे इब्तिदाए इश्क में हम, अब जो हैं खाक इंतहा ये है। यही हाल दाग की शायरी का है। उनके शेरों में भी कुछ ऐसे ही दर्द महसूस होता है। कहते हैं कि उड़ गई यूं वफा जमाने से, कभी गोया किसी में थी ही नहीं। अब इन शेरों को कोई जुबान नसीब नहीं है, और अगर ज़बान नसीब भी है तो भाभी जैसी मासूम अल्हड़ ज़बान नसीब है। मैं कहता हूं भाभी जी उर्दू बोलिए, मेरे लिए उर्दू बोलिए, अरे लड्डू के भैया के लिए उर्दू बोलिए, कभी तो उर्दू बोलिए, लेकिन ऐसी उर्दू ना बोलिए जो हमारे उर्दू दां कब्र में चैन से सो रहे हैं वो कब्र से बाहर आ जाएं और उन्हें अंग्रेजी में बोलना पड़े, शट अप। ऐसी उर्दू बोलें कि जिससे उनकी रूह को सुकून मिले। भाभी जी उर्दू बोलिए, फॉर गॉड सेक्स उर्दू बोलिए। जोरदार तालियां, क्या बात है। अभी आप में से किसने भी लिखा हो, ये बहुत ही एंटरटेनिंग था। अच्छा, Thank इन्होंने you. अभी भी क्रेडिट नहीं आपको पाया। लगा एंटरटेनिंग है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं अपने मेरे से, दिल खुश हमें कर रहे हैं। लगा बोले- entertaining? बोले बंबई से आया, कम से कम इतना भेज सकते हैं दिल्ली वाले इसको। दिल रख लिया जाओ तुम्हारा, हमने दिल रख दिया आसिफ शेख। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक अब हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत सारी बातचीत भाभी जी घर पे हैं के बारे में। कोई वॉलंटियर यहाँ से माइक लेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जी जी। अन्नू भाभी को जब आप कभी प्रपोज करते हो, इंग्लिश में करते हो, ठीक है, तो सर अगर आपको भाभी को प्रपोज करना हो उर्दू में, एक चीज़, आपकी भाभी या तिवारी जी की भाभी, आपको प्रपोज करना है तिवारी जी की भाभी को, अन्नू को प्रपोज। जी जी जी, अगर आप उन्हें उर्दू में प्रपोज करेंगे तो कैसे करेंगे? अन्नू, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हूं, दीवाना हूं, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, करोगी क्या मुझसे? और अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं, लिसन बेबी, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू, आई वुड से ये नो। वंडरफुल। एक और सवाल यहाँ से। हेलो सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन एक नहीं, मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारी हैं। मैं हर किसी से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ड्राइव करता हूँ, और मेरा मानना यह है कि मेरा एक आइडल भी नहीं, मेरे बहुत सारे आइडल हैं। मैं हर किसी को उसकी एक क्वालिटी के लिए लाइक करता हूँ, और मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। मैं अपने आप को इंस्पायर करता हूँ, बिकॉज अगर आप अपने आप को रीज़न नहीं देंगे, नोबडी विल गिव यू रीज़न। आई एम टेलिंग यू। हेलो, मनोज साहब से सवाल है,
कि ये तिवारी जी को जलील कब तक किया जाएगा? जब तक विभूति जी जलील होते रहेंगे। सर मैं आपकी बहुत बड़ी दिल से आशिफियन हूँ। मैंने आपके लिए ना अल्फाज लिखे, क्या मैं ऊपर आकर आपको दे सकती हूँ? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, अगर मेरे लिए लेकर आई हैं तो। तालियां हो जाए। आप कुछ बोलना चाहोगे? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब से ये भाभी जी शुरू हुआ है मैं आपका शो तब से देखती हूँ। सर मेरा ये सपना था कि मैं आपसे किसी ना किसी दिन मिलूँ, और ये आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आपसे बड़ा और महान एक्टर मैंने कोई नहीं देखा। Oh, come on. I disagree with this right now. But this is allowed. इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, एंड सराखों पे अगर ये ऐसा मानती तो बेटा ऐसी मानते रहोगे बात। थैंक यू बच्चे। क्या नाम है? जूही खुराना, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। आदाब आदाब सर, मैं जामे मिल्ले से हूँ। जी जी सर मैं भाभी जी हमेशा देखता हूँ। अभी आपने बताया कि दाग की शायरी भाभी जी देखते हैं या भाभी जी सीरियल देखते हैं? आप पहले भाभी ये जी बताइए, देखते सवाल हैं क्लियर करिए पहले आप अपना। भाभी जी घर पे है। पता लगा हमें बेवकूफ बना रहे हैं, भाभी जी देखता, पड़ोस की भाभी जी देख रहे हैं। नहीं सर, हमें लग रहा है कि हमारा शो देख रहे हैं ये। सर जेन्युइनली क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि दाग की शायरी पर दाग लग गया है, आपके ऊपर जो नल्लेपन का दाग है उसको कब हटाएंगे? और आपने एक बार कहा था भाभी जी से कि भाभी जी आप अगर इतनी बॉडम ना होती तो यकीनन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। वेरी वेल सेड। मैं मान गया कि अभी ये रोज देखते हैं भाभी जी, बिकॉज उनको डिटेलिंग मालूम है उनको। ये दाग नल्लेपन का मैंने लगाया नहीं है, इन्होंने लगाया है मेरे ऊपर, और उसके लगाने के बाद उसके ऊपर हैमर करते रहे हर एपिसोड में, नल्ला नल्ला ना। मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक सिग्नल पे मेरी गाड़ी रुकी, एक दूसरे साथ में एक गाड़ी आई, उसमें से एक 4 साल का बच्चा, इस 4 year old बॉय खिड़की खोलता है, कहता विभू नल्ले, विभू नल्ले। ऐसा अब ये दिन देखने रह गए थे बस। हेलो सर, मेरा नाम इरम जैदी है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपका शुक्रिया। सीरियल बहुत पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को पसंद है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप अंगूरी भाभी से पूछते हैं कैसी हैं आप, बहुत अच्छा रेफरेंस देके, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। आई वॉन्ट यू टू डू दिस फॉर मी। ये तो बढ़िया तुमने इसमें डाल दिया है। आपका नाम क्या? इरम, राइट? इरम, तुम्हारी ये झील सी आंखें, दिल करता है कि मैं इनमें गोते लगा लूं, और ऐसा गोता लगाऊं कि लौट कर कभी बाहर ना आऊं। आई लव यू, थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम माया हांडा। मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड बहुत देखते हैं, बिना देखे वो सोते नहीं। कौन सी एज ग्रुप के हैं वो? 50। क्या बेसिकली? फिर जरा नजर रखें आप पे। एक चीज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने कैरेक्टर इसमें निभाए हैं, आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? आप देखिए, मैंने इसमें अभी तक 200+ कैरेक्टर्स किए हैं इस शो में, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मुझे ऐसा चांस दिया, मुझ पे यकीन किया एज एन एक्टर, और मुझे दिए इन्होंने कैरेक्टर्स। और द चैनल इज कमिंग अप विद एक शोरील बनाने वाले हैं 200 कैरेक्टर्स प्लस की, और बहुत जल्दी आप मेरा नाम लिंक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए किसी तरह, कहीं तो नाम छपे सारा। और मेरे सब कैरेक्टर्स मुझे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर मुझे अभी तक याद है, हालांकि सब कैरेक्टर्स याद है, एक कबाड़िया कैरेक्टर किया था मैंने। कबाड़िया कैरेक्टर, भाभी जी लालजी हो गया था वो कैरेक्टर। और अभी मैंने एक कैरेक्टर किया है तिवारी की दादी का। मैं नाच पीटा मर रहा कमीना कुत्ता, ऐसा ना कर रहा तू, वो कीड़ा पड़ांगा तेरे को, मैं मरता भी नहीं हराम को। दिस इज द कैरेक्टर आई प्लेड इन दैट।
सर मेरा नाम आफ्ताब है, मैं भोपाल से आया हूँ। भोपाल से। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो हर इंसान, हर एक मर्द के दिल में एक विभूति नारायण बसता है सर। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक दिन का मौका मिले तो आप सक्सेना जी के साथ क्या करेंगे सर? उसको मैं इतना मारूंगा कि कभी जिंदगी में मार खाने के बाद ये ना बोल सके आई लाइक इट। मेरा संतोष जी से सवाल वो था, पूछना था कि वो भी शेर लिखते We are not talking about age here. तो शेर अगर आप लिखते हैं तो कोई सुनाइए अपना। हाँ जी, कुछ गजल सुनाइए कुछ। मैं शेर तो लिखता नहीं हूँ। लिखता भी होऊंगा तो यहाँ हिम्मत नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अगले सवाल पे बैठते हुए। सर आदाब। आदाब। मैं फ़हीम शेख। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जश्न उर्दू का है, तो आपके सबसे पसंदीदा शायर कौन से हैं और उनका कोई शेर जो आपको बहुत पसंद है? यार ये तो ये दिस इज कैचिंग मी ऑन अ रॉन्ग। मिर्जा नहीं, अरे ये तो जरूरी सवाल है। मिर्जा गालिब, ऑफ कोर्स मिर्जा गालिब। मैं शायर से ज्यादा इनको आई फाइंड हिम अ फिलोसोफर बेसिकली। ही इज अ फिलोसोफर। हिज शायरी इज फुल ऑफ फिलोसफी। सो आई जी मिर्जा गालिब की फैन हैं आप? मैम, अच्छा अच्छा। मैम, I will come. I'll come to you. We'll just take this question in now. या Hi, my name is Rashina Hoda, and I've come all the way from New Zealand to see Jashn Rekhta and with my mother here. दैट्स भाई गिव हर अ big applause of hand please. She deserves it. And I'm visiting my parents as well. उर्दू हमारी ज़बान, वहाँ पे पूरे दिन ऑफिस में इंग्लिश बोलने के बाद लिटरली मेरा मुंह मतलब दर्द कर रहा होता है। आई वॉन्ट टू स्पीक एंड हेयर उर्दू, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी enjoy as a family is watching your show. So thank you Manoj sir and Asif sir for the show. Thank you so much. Thank you. I didn't really have a question, I just wanted to say thanks because as a family हम बैठकर ये देखते हैं और हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है because that's possibly the biggest chunk of Urdu that they hear in the day. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so very much. देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि इनको एक चांस मिलता है जिंदगी में उर्दू का एक प्रोग्राम देखने का। शी लुक फॉरवर्ड फॉर इट। सो क्यों ना हम भी ऐसे ही इस जबान को अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें, और बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज और हमारे मुल्क की ज़बान है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मनोज। और हम एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जो कैरेक्टर्स हैं, बिसाइड दोज कैरेक्टर्स, हम अपने तय पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो ज़बान बोलें, अच्छी ज़बान बोलें, ताकि वो जो हमारा इम्प्रेशन है, यही ज़बान, ये कोशिश हमने यस बॉस में भी की थी जब इसमें ये लिखते थे कि ज़बान हमारी अच्छी होती है। आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी, आपको और चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट ज़बान पे हमने बहुत स्ट्रेस दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम हरियाणा, आपके लिए ही मैं आई हूँ, कल से रुकी हुई हूँ सर। मेरा एक सपना पूरा हो गया सर। आप वर्ल्ड के बहुत बड़े स्टार, मतलब थैंक यू वेरी मच। आप आई मेरे लिए। हाँ जी सर। आहुति नारायण मिश्रा की 2 लाइनें बोल दीजिए सर। आहुति नारायण मिश्रा विभूति नारायण मिश्रा के जो फादर बने थे। आहुति नारायण मिश्रा जो विभूति नारायण मिश्रा के फादर बना था, उस क्या बोलूं मैं? उनके 2 वर्ड बोल दो। तेरे को बड़ी समझ है, तेरे को बड़ी समझ है, ऐसे बोलते थे। अच्छा मुझे पंजाबी में नहीं बोलते। आई गेट। ओ तू अपने को बड़ा समझदार समझता है? हैं? तेरे को बड़ी समझ है? हैं? ओ तू अपने बाप को भूल गया? हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है, आप इतने यंग कैसे दिखते हैं? देखिए ऐसा है कि एक गाड़ी बहुत पुरानी, इंजन बहुत पुराना है, जो ऊपर का जो पतरा बोलते हैं ना, ऊपर का जो टीन, उसको संभाल कर रखा हुआ है। इंजन में कचरा आता है कई बार। बट आई मीन जोक्स अपार्ट, आई लाइक टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। मैं एक कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ जीऊँ। आई वर्क आउट, आई ईट नॉर्मली, देख के खाता हूँ। मेरी सबसे कहने जो जिनको वेट की प्रॉब्लम है उनसे मेरा ये सजेशन है कि सी बिफोर यू पुट इट इन योर माउथ। सो दैट्स द बेस्ट वे, राइट? और
my mantra of not putting on weight is like I always eat lesser than my appetite. Lesser than my appetite. ये मेरा जो appetite है मैं उससे कम खाता हूँ. So that's much easier. मैं 4 मील भी खा लेता हूँ लेकिन I don't overeat myself. आदाब सर. और वैसे ये जो त्वचा देख रहे हैं ये अब ओरिजिनल है. आदाब आदाब इधर. जी जी आदाब. सबने विभूति जी के बारे में पूछा, तिवारी जी के, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर गुलफाम कली. गुलफाम कली बड़ा जोर आया है. एक एपिसोड आया था जिसमें तिवारी जी की शादी गुलफाम कली से हो रही थी, तो वो आपकी फिर भाभी जी बन जाती. उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता अगर वो आपकी रियल में भाभी जी बन जाती? यार ये तो बड़ा अजीब होता कि गुलफाम कली भाभी भी बन जाती. वो तो मेरी क्या पूरे मोहल्ले की बन जाती भाभी फिर तो. लेकिन देखिए आप लोग को अच्छे से कैरेक्टर्स याद हैं. आपको याद है एक बार गुलफाम कली बीमार पड़ गई थी, उसकी जगह एक मसक कली आई थी. कैसी थी वो मसक कली? हाउ वाज द मसक कली? दैट वाज मी. रिमेंबर एनीबॉडी? हाँ, मैंने बड़े मुजरे किए थे घाघरे पहन पहन के उसमें. जी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा नाम रुबीना अफजल है और मैं कानपुर की ही हूँ. अरे वाह क्या बात. सो थैंक यू फॉर द शो कि आपकी वजह से कानपुर थोड़ा और ज़्यादा हिट हो गया. हाँ. एंड मैं आपके साथ एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ आप ही की फिल्म का, बिन तेरे सनम. इज इट फाइन विद यू? प्लीज गाइए, बाल सपोर्ट. ओके, साहब के लिए. बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी. बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी. आना ही बड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी. हो आना ही बड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी. थैंक यू. मैं आपको बता दूं एक बात, मुझे बाथरूम में गाना अलाउड नहीं है. सर आपको हम दिखेंगे नहीं, बट एक बच्चा आपसे बात करना चाहता है. कौन बच्चा? किसका बच्चा है? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई. वालेकुम अस्सलाम. शी इज माय डॉटर मन्नत. जी जी मन्नत. शी इज ग्रेटेस्ट फैन ऑफ यू. हेलो. हेलो. थैंक यू मन्नत. और एक और सवाल यहाँ से. जी सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मेरा सलाम. नाम शुएब है. जी शुएब. अच्छा जो ये मेरी साली हैं जो कानपुर से ही हैं और ये मेरी बीवी हैं. साली हैं? जी अच्छा हाँ, ये और आपकी ये बीवी मेरी है? बीवी हैं. अच्छा. ये आपका जो है मोहल्ला देख के ही मैंने शादी करी थी कि भाई वहाँ पर बहुत साफ सुथरे मोहल्ले हैं. हाँ. अब मैं जब भी जाता हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता. आपके सीरियल के चक्कर में सर मेरे को 12-12 बजे सोना पड़ता है क्योंकि बैक टू बैक 2 सीरियल चलते हैं. देखिए ये तो अच्छी बात है ना. 12 बजे तक आप देखते हैं शो पूरा कंप्लीट, लास्ट तक फिनाले लगा के, मतलब एट द एंड लगा के सोते हैं ना आप लोग. क्या बात है उसमें, क्या प्रॉब्लम है? बम्बई में है, वसई में आ जाइए. कौन वसई में है? वसई में कौन है? हमारा तो वी शूट इन नायगांव, जो कि बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में है ये स्टूडियो, जो मुझे सवेरे जाने में 1.5 घंटा लगता है, रात को आने में 2.5 घंटा लगता है. एंड ये मेरी रोज की ट्रैवलिंग है, एवरी डे, 25 days a month. So life is not all that easy because it's a tough task. अगर आप कोई डेली शो कर रहे हैं तो अगर आप बीमार भी हैं, आपको बुखार भी है, आपकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन आपको डिलीवर करना है. यू हैव नो चॉइस. इन माई केस ऑल्सो, इन मनोजेस केस ऑल्सो. मैं इनके बारे में, सर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले इनकी पीठ में जो है बहुत तगड़ी तकलीफ हो गई थी और इनसे मतलब ऑलमोस्ट बेड रेस्ट थे ये, और डॉक्टर ने बिल्कुल हिलने डुलने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इन्होंने जो है वो शूटिंग जाके की भाभी जी की. तो ये इतने डेडिकेटेड एक्टर हैं. नहीं, मैं बहुत लालची किस्म का आदमी, पैसे मारा जाते, छूटे नहीं करता. So we're taking 2-3 quick more questions. ठीक है. मेरा नाम विकास है और मेरा सवाल मनोज जी से है. ये कानपुर के मोहल्ले में कनपुरिया लोगों के बीच में आपने क्या सोचकर एक भोजपुरिया भाभी को उस कानपुर के मोहल्ले में इंपोर्ट किया? आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि कानपुर में एक हम भोजपुरी भाभी को लेकर आते हैं, ऐसा कि कैरेक्टर लेकर आते हैं?
देखिए बस वही सोचा हुआ था कि भाई मोहल्ला है तो इसमें मोहल्ले में ना मतलब थोड़े मसाले होने चाहिए उस लिहाज से। तो कानपुर का ह्यूमर तो था ही, तो थोड़ा चलो बिहार की तरफ भी चले जाते हैं, थोड़े से अलीगढ़ की तरफ चले जाते हैं, थोड़े दिल्ली के जो दिल्ली 6 वाली ज़बान है उसमें चले जाते हैं। तो ये सारे किरदार हमने बस इसी तरह से गढ़े थे, बस इसी तरह का वो था। You know, okay, I'm so sorry. I'm really trying. Shouting will not help. It will not help. I'm so sorry. I'm really trying. Right? So we'll take 2 more questions, sir. Okay. And then we'll move into your performance. सही सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलें। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। सर दिखने में भले ही छोटी हूँ, लेकिन आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और सर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मी को आप इतने ज़्यादा पसंद है कि वो लड्डू के भैया पापा को बोलती रहती है। अच्छा सुना, मैं पसंद हूँ लड्डू के भैया पापा को बोलती हूँ। समझ नहीं आया। सर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में जश्न रेख्ता के मौके पर सर कोई 2 शेर बोलकर एक हलो कर दें। सर प्लीज। एक बड़ा पुराना शेर याद है, देखो वही याद है, वो सुना देता हूँ मैं। जश्न रेख्ता के इस मौके पर एक बहुत पुराना शेर याद आया मुझे कि वो रंगी नाचल वो खामोश साहिल घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल। वो रंगी नाचल वो खामोश साहिल घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल। इधर शोक लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। हमें क्या खबर थी जरा सी हंसी पर हमें जिंदगी भर सिसकना पड़ेगा। हमें क्या खबर थी जरा सी हंसी पर हमें जिंदगी भर सिसकना पड़ेगा। जो तुमने अता की तबस्सुम की कलियां हम अश्कों से उनको निखारा करेंगे। वरंगी नाचल वो खामोश साहिल। शुक्रिया। So one more question. यहाँ बहुत लोग हैं जो आपके सीरियल के कायल हैं। You know, they literally follow it. Is there any television series these days that you follow? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपना शो भी आज करीब 3 साल से नहीं देखा है। जो थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है उसमें वी लाइक टू कैच अप व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो मिस आउट करते हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली मैंने अभी एक शो ख़त्म किया है, कॉल नेटफ्लिक्स पे बॉडीगार्ड। आई फिनिश दैट, आई एम स्टार्टिंग। उससे पहले मैंने एक शो ख़त्म किया था नार्कोस। सो मेनली आई वॉच नेटफ्लिक्स, ये मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे जेन्युइनली ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ये इग्नोरेंस वाली बात है कि मैं बड़ा इग्नोरेंट हूँ। लेकिन टेलीविज़न पे कौन एक्टर्स हैं, जब मैं अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो लोग मिलाते हैं मुझसे कि बड़ा सुपर हिट स्टार है, इससे मिलिए। तो मैं शक्ल देखता हूँ, मैंने कहा यार मैं तो आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी। सो कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो कि भैया लोग बोले हमें टीवी नहीं देखते, कौन हो तुम। तो शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग टीवी देखते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। और मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है, जेन्युइनली कोशिश रहती है कि मैं अपने स्टैंडर्ड को, अपने बार को रेज करूं, ताकि आप लोग को एक चीज़ देखते देखते, बिकॉज एक कैरेक्टर देखते देखते आप बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कभी ये कुछ इसमें ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, उसमें ये कर दिया। वी ट्राई एंड कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करते रहते हैं और ये भी पढ़ते रहते हैं, ये भी करते रहते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपके शो का सर बहुत ही इम्पोर्टेंट डायलॉग है कि सर घुइयाँ के खेत में सर घुइयाँ है क्या ये बताएंगे क्या आप। होता है सर घुइयाँ? ये बता। अरे अरबी की सब्जी नहीं पता आपको? घुइयाँ, अरबी इट्स अरबी। सो आर वी डन विद द क्वेश्चंस? हाँ, आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरे बच्चे आपके बहुत बड़े फैन। जी शुक्रिया बहुत बहुत। बच्चे आपका भी शुक्रिया। अब मेरा सवाल मनोज संतोषी जी आपसे है। जी ज़रूर करें। वो ये कि आपने किरदार डाला प्रेम चोपड़ा, जो कि एक ऐसा किरदार है जो इस मतलबी दुनिया में बेमतलब एक ऐसा दोस्त पाल रखा है जो कि बिल्कुल नल्ला है जिसकी हर तरह से मदद करता है, जो कि उसके किसी भी काम नहीं आता तो इस बारे में आपसे भी और मैं आसिफ साहब से ही पूछना चाहूँगा कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहेंगे कि प्रेम चौधरी है, इनका दोस्त है, बहुत ही फालतू किस्म का आदमी है वो। विभूतिया है
उसे लोगों की बेइज्जती करने में बड़ा मजा आता है। इस तरह के किरदार तो और होते ही उस हैं अपने कमबख्त की अंदर। खुद की कोई इज्जत नहीं है। वो कमबख्त खुद बड़ा बेइज्जत किस्म का आदमी है, लेकिन सब बेइज्जती करता रहता हमेशा। सी हाउ ही कॉल्स मी विभूतिया, लगता नहीं गाली दे रहा है। मैं वापस आ गई हूँ। बहुत सारे सवाल हमने ले लिए एंड आई नो हम अभी मैं 10 सवाल भी और ले लूंगी तो ये नहीं होगा कि ये खत्म होंगे। आप इंटरैक्शन जारी रखें। आसिफ, आप किसी सोशल मीडिया चैनल से इंटरैक्ट करते हैं? मेरी आसिफ सर से बात हुई। आप चिल्लाने से कुछ होगा नहीं ना, एक अच्छा सा माहौल हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, एक अदब का माहौल हो। हर तरह के सवाल लिए हैं, बहुत इज्जत से बात करी है, मुझे भी नहीं अच्छा। एंड यू मैं सबका सवाल का जवाब दूंगा, ट्रस्ट मी। Just be patient, yeah. And you stay connected with him. He just told me he's there on every social media platform. So route your questions there, right? And sir, we would also like to see you perform a bit. I know there was something that you wanted to do. So before we close this session, please. देखिए ऐसा कुछ मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ। उससे पहले चाहूंगा कि मैं अपना मनोज जी अपना वो पढ़ लें, उसके बाद मैं परफॉर्म एंड रैप। जी मनोज प्लीज। हाँ पहले आप पढ़ लें। मनोज जी कुछ लिख के लाए हैं और बड़ा उम्दा, बड़ा अच्छा, खुद तो बड़ा अच्छा लिख लिया उन्होंने अपना, मेरा ऐसे टाइम पास कर दिया इन्होंने। लिखिए वो बढ़िया। मैं आते आते कुछ मैंने लिख लिया था, अगर गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा प्लीज आप लोग, और अगर ना माफ कर सके तो कोई बात नहीं है। जश्न एकता से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, यूट्यूब पर वीडियो देखने की हद तक। मैंने अब तक जश्न एकता के गालिबन सारे वीडियो देख डाले होंगे। बड़ी तमन्ना रही कि मैं इसमें शिरकत करूं सामाईन की हैसियत से। अब मैं इतना बड़ा ख्वाब तो नहीं देख सकता था कि जिस मंच पर बड़े बड़े आलिम फाजिल शायर अदीब बैठते हैं मैं भी वहाँ बैठूं। नहीं, सिर्फ बैठने वाली बात होती तो मैं बैठ जाता, बैठ तो कोई भी सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ बैठने के साथ साथ बोलना भी पड़ता है, और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने से कम तजुर्बेकार लोगों के सामने। अब यूं तो मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है, लेकिन उर्दू से हमारे घर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अम्मा की एक दोस्त थी, नरगिस नाम था उनका, हालांकि अम्मा उन्हें नरगिसिया बुलाती थी। उनके बाहर की तरफ निकले पान से सने दो दांत ठीक ऐसे लगते थे जैसे किसी मध्यम राग पर 200 रनाए से ऊंचे उठ गए हों। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि नरगिस चाची बड़ी बातूनी औरत थी। अपने आस पड़ोस के लोगों की गीबत करना उनका महबूब मशगला था। उनकी ज़ुबान पर हमेशा दो अल्फाज होते थे, एक माशाअल्लाह और दूसरा इंशाअल्लाह। एक लफ्ज़ तो आते ही वो चिपका देती थी, माशाअल्लाह क्या हो रहा है, और जब जाती थी तो अम्मा पूछती कब मिलोगी, तो चिपका देती थी इंशाअल्लाह। अब बचपन में उर्दू के ये दो अल्फाज मुझे अच्छी तरह से याद हो गए थे। मेरे बड़े भाई साहब पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी तंग थे, उर्दू की तो बात बहुत दूर की है। मैंने यहाँ आने से पहले उन्हें फ़ोन किया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पूछा किस लिए? मैंने कहा जश्न रेख्ता में मैं जा रहा हूँ। बोले ये कौन सा जश्न है जो रेता पे मनाया जाता है? अब खैर, उनकी मासूमियत तो अपनी जगह है। बहरहाल मैं अपनी बात कहूँ तो जश्न रेख्ता का मतलब यहाँ आने से पहले मुझे भी नहीं पता था। वो तो प्लेन में बैठे एक साहब मेरे बगल वाली सीट पर उर्दू की किताब लेके बैठे हुए थे। मैंने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि ये आज के ज़माने के तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम बार लोगों को उर्दू की किताब पढ़ते हुए देखा है। हाँ, उर्दू की किताब ढोते हुए बहुत लोगों को देखा है। सही मायने में अगर आज 100 में से एक आदमी किसी हिंदी या उर्दू साहित्य की किताब को हाथ में लिए दिखाई दे जाए तो वो उसे ढोता सा नजर आता है। खैर, तो जब उन साहब से मैंने उन साहब को जब उर्दू की किताब थामे देखा तो मैं बड़ी हैरत से मैंने कहा कि साहब, आज के ज़माने में किसी को उर्दू की किताब पढ़ते हुए देख करके बड़ी खुशी होती है। तो वो मुस्कुराए और मुझे शुक्रिया कहा। मैंने दूसरा सवाल कर दिया, साहब ये किसका दीवान है? उन्होंने मुझे मेरे इस सवाल पर घूरा, फिर नज़रें चुरा कर कहा ये मेरा ही दीवान है। 1 साल हो गया शाया करवा के, अभी तक 11 किताबें ही बिकी हैं। वो भी ये 11 किताबें मैंने ख़रीदी थी अपने दोस्तों और अजीज़ों को गिफ्ट करने के लिए।
मैंने कहा आपके रिश्तेदार? बस रिश्तेदार का नाम लेते ही भड़क गए वो एकदम से। बोले घुइयाँ के खेत में जाए साले रिश्तेदार। मेरे दीवान के रिलीज़ के वक्त मेरे सारे रिश्तेदारों में से ताल्लुकात तोड़ लिए, कहीं किताब ना खरीदनी पड़ जाए। जबकि मेरे पहले दीवान के रिलीज़ के वक्त ये सारे के सारे आए थे, सबने किताबें भी खरीदी थी, पूरी रात बैठ करके मुशायरा भी सुना था। मैंने कहा इस बार इसलिए नहीं आए वो। साहब ने मुझे घूरा, बोले आपकी तारीफ। मैंने कहा जी खाकसार को मनोसंतोषी कहते हैं। बोले खाकसार हो के प्लेन में सफ़र कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? और हंस पड़े। बड़े अच्छे मिजाज के थे, भगवान उन्हें लंबी उम्र अता करे। उन्होंने मुझे अपना नाम आदिल बेहया बताया। बोले बेहया मेरा तखल्लुस है। मैंने कहा ये तखल्लुस कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? बोला है तो अजीब, लोग मेरे नाम से कम और तखल्लुस से ज़्यादा बुलाते हैं। मैंने कहा बदल लीजिए। बोले बदला था, आदिल मुकम्मल रखा था, लेकिन कमबख्त लोग मुझे अब मुकम्मल बेहया के नाम से बुलाने लगे हैं। वाह क्या बात है। खैर तो मैंने जश्न रेख्ता का मतलब बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया। वो बोले जश्न रेख्ता में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले 2-4 शेर मेरे भी पढ़ देना, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को देखकर लगता है कि जैसे दम तोड़ती उर्दू को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है। वैसे मेरे सर्कल में बहुत सारे मेरे दोस्त गज़लों के दीवाने रहे हैं। कुछ लोग तो इतने दीवाने हैं कि मेहदी हसन साहब की गज़लों पर नागिन डांस करते हैं। अब मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें गज़ल या उर्दू की कितनी समझ होगी। मेरे एक दोस्त बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, मतलब कि हर जगह नुक्ता लगा देते हैं। ये गलत नुक्ते वाले किस्से आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। मेरा किस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है और अजीब है। हुआ यूँ कि मेरे एक दोस्त जो कि चैनल में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें उर्दू में कुछ लिख कर दूँ। अब मेरे घर पर कुछ शायरों के दीवान रखे हुए थे। मैंने उन दीवानों को खंगाल करके उनमें से 2-4 अल्फाज उर्दू के चुरा कर एक नज़म तैयार करके उन्हें दी। अब जब उस प्रोग्राम में वो साहब वो नज़म पढ़ रहे थे तो एक बेगम जो है वो शब्द आ गया, अल्फाज आ गया। अब वो कन्फ्यूज़ हो गए कि पता नहीं बेगम में नुक्ता होता है कि नहीं होता है। उन्होंने बीच पढ़न में ही मुझसे पूछ लिया, बोले भैया मियाँ ये बेगम में नुक्ता होता है क्या भाई? तभी भीड़ से आवाज़ आई, मेरी बेगम का तो पूरा चेहरा नुक्तों से भरा पड़ा है। एक वाक़यात और जहन में आ रहा है। मेरे सबसे करीबी दोस्त अनूप उपाध्याय और मैंने थिएटर लेजेंडरी हबीब साहब की शागिर्दी में काफ़ी वक्त बहुत कुछ सीखा। ज़ुबान का थोड़ा सा सलीका भी उन्हीं से सीखा। हबीब साहब उर्दू अदब की दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनके मिलने वालों में ज़्यादातर उन्हीं के मिजाज के लोग हुआ करते थे। मसलन शायर, रंगकर्मी, बुद्धिजीवी, इस किस्म के ही लोग आया करते थे। उन्हीं में से एक शख्स थे अजय बेचैन। उनका तखल्लुस उनके चेहरे के तासुरात और हाव भाव से साफ झलकता था। ये अजय बेचैन बहुत बेचैन रहते थे। हबीब साहब के इतने दीवाने थे कि एक बार मैंने अपने दोस्त अनूप उपाध्याय से कहा कि ये अजय बेचैन कहीं अपना सरनेम बदलकर अजय तनवीर ना हो जाए। तो अनूप ने कहा कि अजय तनवीर हो गए तो हबीब बेचैन हो जाएंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक इससे पहले कि मैं एक उर्दू का एक अच्छा, आपने बड़े चुटकुले सुने होंगे, बड़े जोक सुने होंगे। एक उर्दू का बड़ा कमाल का जोक सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। बड़ा पुराना, हमारी अम्मा सुनाया करती थी हमें ये जोक कि एक नवाब साहब थे जो उजड़ चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, और उनके एक बड़े फोकट चंद दोस्त हमारे जैसे आसिफ शेख, वो एक बार पहुंच गया घर पे उनके महल में। सोचा कि यहाँ रहेंगे 15-20 दिन, ज़रा मस्ती उस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, खा पी के आ जाएंगे। तो लेकिन नवाब साहब का टाइम बुरा चल रहा था, वो उजड़ चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। अब वो भी सोच रहे हैं कि ये क्या कमबख्त मुफलिसी में आटा गिना करने आ गया। अब तो लंच टाइम हुआ, दाल चावल, तो उसे लगा कि शायद शाम को अच्छा खाना खाते होंगे, चिकन उकन, मटन वटन। रात हुई तो फिर दाल चावल, दोपहर हुई दाल चावल, रात हुई दाल चावल, सुबह दाल चावल, रात। ये आसिफ शेख परेशान हो गए, कहने लगे यार ये क्या है यार, हम तो किस उम्मीद से आए थे कि यार कुछ होगा यार। अब नवाब साहब भी परेशान है कि जाए यार, बहुत हो गए, 10-12 दिन हो गए। तो अब नवाब साहब उसको हिंट दे रहे हैं। बोले आसिफ शेख मियाँ आज चांद की कौन सी तारीख है? तो आसिफ शेख बोलते हैं साहब, नवाब साहब चांद की तो मालूम नहीं, लेकिन दाल चावल की 14वीं हो गई है। क्या बात है आसिफ। अगेन बहुत लोग बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक मैसेज जाते जाते सबके लिए, आपने हर तरह का समय देखा है अपने इतने लंबे करियर में, व्हाट हैज केप्ट यू गोइंग, और एक मैसेज सबके लिए।
देखिए, मैं आई ऑलवेज हैड अ रोलर कोस्टर राइड। मेरी ज़िंदगी बड़ी रोलर कोस्टर, कहाँ से शुरू किया, कहाँ हुआ। आई स्टार्ट, मैंने अपना करियर शुरू किया एज अ हीरो। उसके बाद फिर 4-5 फिल्मों के बाद काम मिलना बंद हो गया, लोगों ने काम देना बंद कर दिया। फिर 2-2.5 साल 3 साल काम नहीं था। फिर मैंने छोटे छोटे रोल करना शुरू किया, नेगेटिव्स ये वो करते करते। इट वॉज सर्वाइवल, इट वॉज सर्वाइवल, हाउ आई सर्वाइव्ड। बट इट्स अ ग्रेट स्टोरी। मेरा मानना ये है कि मैं पास की बातें नहीं करता। आई टॉक अबाउट टुडे एंड टुमारो। जो गुजर गया वो कल था, जो आने वाला है वो भी कल है। वहां पे मुनसर करता है कि आप किस कल में जीना चाहते हैं। मैं आने वाले कल में जीना चाहता हूं। तो आई लिव फॉर द डे। और मेरा मानना यह है कि एक्टर जो काम उस वक्त कर रहा होता है उस काम से जाना जाता है। और मेरा मानना यह है कि आप सब लोग, और इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट द एज ऑफ 40। मैंने 40 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया टू गेट बैक टू माई शेप। So it's never too late for anything in life. The only thing you have to be strong here and you'll never let go. बहुत बहुत शुक्रिया, मेनी थैंक यू आसिफ एंड मनोज। एंड एक बारी दिल्ली वाली जोरदार तालियां, इन्होंने बहुत इत्मीनान से आप सबके सवालों का जवाब दिया।